जाति भी बिहारी हो जाती है, हमारा धर्म भी बिहारी हो जाता है, हमारा टाइटल, हमारा सरनेम, हम एक ही पहचान हमारी रह जाती है बिहारी। 7 निश्चय 2 के लिए आप सेम उम्मीदवार को कैसे भेज सकते हैं? जो 7 निश्चय नहीं उतार पाए वो 7 निश्चय 2 कैसे उतार पाएंगे? अगर इस चीज़ को रोका नहीं जाए, इस पर स्टॉप नहीं लगाया जाए, तो जिस तरीके से ऊपर की पीढ़ी सफ़र कर रहे थे, आज की पीढ़ी सफ़र कर रही है, कल को ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिखते हैं ना, कल वो भी सफ़र करेंगे। तो एक अगर आप हमें शिक्षा दे सकते थे, आप हमें अच्छी सुविधाएं दे सकते थे, तो आपने हमें 30 साल से दिया क्यों नहीं? तो हर बार खोने को मौका मांगने वाले के पास खोने को कुछ नहीं होता है, खोने को जनता के पास होता है। अपना वक्त, कीमती वक्त, 5 साल, अपने बच्चों का भविष्य, युवाओं का रोजगार। मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूँ और उनके साथ चलना चाहती हूँ? मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं भाजपा लोजपा के समर्थन में हूँ? क्योंकि जो इंसान जनता के बीच जाएगा ना, वही समझ पाएगा कि उस परिस्थिति में वहाँ पे उस गाँव की क्या रिक्वायरमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त आज जो है तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो चुका है। इस वक्त हमारी टीम जो है, भारत लाइव की टीम जो है वो गायघाट विधानसभा में आई हुई है। क्योंकि प्रचार प्रसार बंद हो गया है, पब्लिक को छोड़ दिया जाएगा 48 घंटा, सोचे समझे तब अपना मतदान कर, रिजल्ट उनके हाथ में है। लेकिन मैं आपको बता दें कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र जो है राजपूत यादव कहा जाता है कि समीकरण, चूँकि बिहार में चुनाव है तो समीकरण से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है राजपूत यादव, दो जो जातियाँ हैं वो निर्धारित करती है कि सत्ता की चाबी किनके हाथ में दिया जाए, किनको नहीं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ से एलजेपी उम्मीदवार कोमल सिंह हैं। मैम, पिताजी जेडीयू में, माताजी एलजेपी में, आप एलजेपी से क्या कुछ बदलाव करना चाहती हैं यहाँ गायघाट में? गायघाट विधानसभा में एक ही सोच के साथ आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटी सी उम्र में बिहार से बाहर गई थी अच्छी शिक्षा के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से की है। उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। जब हम बिहार के बाहर होते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता कि हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। हमसे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। और जब हम बिहार बोलते हैं तो हमारी जाति भी बिहारी हो जाती है, हमारा धर्म भी बिहारी हो जाता है, हमारा टाइटल, हमारा सरनेम, हम एक ही पहचान हमारी रह जाती है बिहारी। लेकिन बिहार में जब देखती हूँ तो लोग जात पात धर्म के नाम पे बांटते हैं। और बिहार में डेवलपमेंट की भी बात करें, 2019 में लोकसभा का चुनाव था, मैं बिहार आई थी, चाहती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। तो बिहार आई थी और उस समय देखा कि अभी भी एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, इन सभी कारणों की वजह से बिहारियों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। एंड कब तक, मैंने बस एक ही चीज़ सोचा कि कब तक हम खुद बिहार से बाहर बैठकर और अच्छी खासी जॉब वॉब कर रहे हैं, और कब तक हम ये कमेंट्स करें कि बिहार कब बदलेगा, हाउ विल इट चेंज, व्हेन विल इट चेंज, कब तक ऐसा हाल रहेगा। तो यही चीज़ का सवाल का जवाब लेने में खुद निकली हूँ, जवाब बनने निकली हूँ। आई डोंट वांट टू कीप सिटिंग एट द टेलीविजन एंड लुक एट द न्यूज़ एंड से दैट व्हेन विल माई बिहार इम्प्रूव। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। मतलब मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। अगर मेरे योगदान देने से भी अगर बिहार इम्प्रूव हो सकता है तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एंड बी हियर फॉर द पीपल। इसलिए मैं महेश्वर यादव हैं आपके सामने जेडीयू के, और जहाँ जहाँ जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा है एलजेपी वहाँ खड़ी है। किस तरह से गायघाट की लड़ाई जो है कोमल सिंह, महेश्वर यादव जो है, उनसे किस तरह से आपको सामना होता है? मेरी लड़ाई उनके साथ नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट है। मैं आपसे एक फ़ैक्ट पूछती हूँ। जब हम नौकरी करते हैं, आप भी जॉब कर रहे होंगे, हर साल परफॉर्मेंस आपका रिव्यू होता होगा, देखा जाता होगा। अच्छा परफॉर्म करते होंगे तो बोनस मिलता होगा, प्रमोशन मिलता होगा, और अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो कंपनी निकाल भी देती है। बट पॉलिटिक्स में ऐसा क्यों? मतलब अभी यहाँ सिचुएशन में अगर आप मेरे ही विधानसभा की बात करें, गायघाट विधानसभा में 7 निश्चय योजना जो गवर्नमेंट की है वो धरातल पे नहीं देखने को मिल रहा है। लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है। और वो पक्कीकरण, आज भी बिहार सड़क की पक्कीकरण की बात कर रहा है। आज भी गायघाट विधानसभा में जाती हूँ तो अधिकांश लोग का ही रहता है कि मेरा पुल बना दीजिए, मेरा सड़क बना दीजिए, मुझे नली गली नहीं है, मुझे जल पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी पीने के लिए। तो लोग अभी भी उसमें घिर के हैं। तो जब सरकार की 7 निश्चय योजना धरातल पे नहीं दिखती है तो जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि 7 निश्चय 2 के लिए आप सेम उम्मीदवार को कैसे भेज सकते हैं? जो 7 निश्चय नहीं उतार पाए वो 7 निश्चय 2 कैसे उतार पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि महेश्वर यादव जी को गायघाट विधानसभा से उम्मीदवारी क्यों दी गई? वाई? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। वाई? इवन आई एम आस्किंग, इवन पीपल आस्किंग, पब्लिक पूछती है क्यों?
क्योंकि पब्लिक चाहती है काम। और ये चीज़ अब एक वक्त आ गया है कि लोगों का कहना है कि टाइम आ गया डेवलपमेंट के लिए। सोचिए, बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचिए, गायघाट विधानसभा को आगे ले जाने के बारे में सोचिए। क्योंकि जब तक, अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, बिल्कुल, और आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब बिहार भारत का एक हिस्सा है, आत्मनिर्भर बिहार होगा, और बिहार का हिस्सा है गायघाट। मैं चाहती हूँ कि मेरा गायघाट विधानसभा भी आत्मनिर्भर हो। मैं लोगों को बस एक ही चीज़ कहती हूँ, जात पात धर्म के नहीं। और लोग इस चीज़ पे अब कह रहे हैं कि हम जात पात धर्म के नाम पे नहीं। मैं गायघाट विधानसभा में लोगों से ये भी अपील नहीं करती हूँ, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे अपील नहीं करती हूँ, लोगों से मुलाकात नहीं करती हूँ, लोगों से वोट नहीं मांगती हूँ। मैं ये कहती हूँ आप बिहारी हैं, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं गायघाट विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से हमारी जो हमसे ऊपर की पीढ़ी है वो बेरोजगारी का सामना की है, जो तकलीफ़ से वो गुजरी है, वही तकलीफ़ से आज हम युवा पीढ़ी गुजर रहे हैं। तमाम लोग बिहार में बेरोजगारी कितनी आप जानते हैं। मैं नहीं चाहती, अगर इस चीज़ को रोका नहीं जाए, इस पर स्टॉप नहीं लगाया जाए, तो जिस तरीके से ऊपर की पीढ़ी सफ़र कर रहे थे, आज की पीढ़ी सफ़र कर रही है, कल को ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिखते हैं ना, कल वो भी सफ़र करेंगे। तो ये कहीं तो रोकना होगा ताकि आगे का पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके और आज की जो पीढ़ी है उसको भी रोज़गार मिल सके, उसका भी भविष्य उज्जवल हो सके। इस चीज़ के लिए मैं आगे अपना कदम बढ़ा। लगातार आप क्षेत्र में घूम रही हैं, मुद्दे की बात कही है कि ये क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आपके पास 5 मुद्दा बताइए जो आप करना चाहती है गायघाट विधानसभा में, ताकि उन 5 बिंदुओं पर काम करेंगी, गायघाट का भविष्य तय करेंगी आप। मेरे गायघाट विधानसभा में 41 पंचायत। मैं आपसे पूछती हूँ, सरकार का फंड हम लोग को दिया जाता है और वो हमारे हाथ में होता है। जो विधायक जी जीतते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके हाथ में होता है आप फंड को कैसे चैनलाइज कीजिएगा। मुझे जो फंड मिलेगा वो मेरे हाथ में हो, मैं फ़ंड को कैसे चैनलाइज करूँगी। मैं आपको कैसे 5 मुद्दा बता दूँ और क्यों बताऊँ, मैं 5 मुद्दे पे क्यों काम करूं। जैसे मेरे अगर किसी पंचायत के किसी गांव में वहाँ की जो समस्या होगी, जहाँ सड़क की समस्या है वहाँ सड़क बनवाने का काम करूँगी, जहाँ पुल पुलिया की समस्या है वहाँ पुल पुलिया निर्माण करने का काम करूँगी, जहाँ बिजली की समस्या है वहाँ बिजली पहुँचाऊँगी। जहाँ पे देख रही हूँ लोगों को, जहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत है, लूट खसौट बहुत है, ब्लॉक लेवल पे ही सामान रुक जाता है, धरातल पे नहीं उतर रहा है। तो धरातल पे लोगों को सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, चीज़ों को मॉनिटर तो कर सकते हैं ना। इस चीज़ की जवाबदेही, जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। मॉनिटर करूँगी कि सरकार की योजना लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं, लाभ धरातल पे उतर रहा है कि नहीं। तो जब मुझे फंड मिलेगा तो मैं उस फंड को ऐसे चैनलाइज करूँगी कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाऊँगी। तो 5 चीज़ की लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। जब लोगों के बीच घूम रही तो अभी तक तो मेरे पास 500 से ज़्यादा चीज़ लिस्ट आ गई कि काम क्या करना है। तो 5 मुद्दा लेके नहीं चल रही हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ समस्या छोटी और बड़ी नहीं होती, चींटी के समान हो या हाथी के समान, समस्या होती है और समाधान अनिवार्य है। और मैं हर समस्या का समाधान करने आई हूँ और करूँगी। बस मुझे ये देखना है, हम लोग को ये होना चाहिए। कुछ समस्या सरकार के फंड को चैनलाइज करके कर सकती हूँ, कुछ समस्या ऐसी होगी जो मेरे फंड के बियॉन्ड होगी, तो मुझे वो बुलंदी से आवाज़ विधानसभा में उठाना होगा कि यहाँ के लोगों का जो हमें कह रहे हैं ना विकास करना है, विकास रुकना नहीं चाहिए, चाहे जैसे करे अपने आवाज़। उसके लिए वही होता है जनप्रतिनिधि का काम क्या है, तो मॉनिटर करिए, फंड को अच्छे से चैनलाइज करिए, लोगों तक डेवलपमेंट पहुँचाइए, बुलंदी से एक कहते हैं ना स्ट्रांगली उनके वॉइस को आगे रखिए विधानसभा में। तो ये सब लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं कैसे प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, लगातार आप क्षेत्र में घूम रही थी, क्या अब फील क्या कर रही हैं, लोगों से उम्मीद क्या कर रही हैं? लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि जो मैं लोगों के सामने मुद्दा लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता और लोग क्या लेके जाते हैं, मैं मुद्दा ये लेके जा रही हूँ कि वही बिहार को आगे बढ़ाना है, गायघाट विधानसभा का आगे बढ़ाना है, विकास का मुद्दा। तो लोग का भी सामने से यही जवाब आ रहा है कि नहीं, इस बार हम विकास के नाम पे ही वोट देंगे, हम लोग इस बार जात पात ये सब समीकरण ये सब के नाम पे वोट नहीं देंगे, विकास के नाम पे देंगे। और लोगों से मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि ज़रूर आपके बीच आए। लोग कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं भी एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप हम लोग को रोज़गार दे सकते थे, अगर आप हमें शिक्षा दे सकते थे, आप हमें अच्छी सुविधाएँ दे सकते थे, तो आपने हमें 30 साल से दिया क्यों नहीं? और अगर आपने 30 साल से दिया नहीं तो अब आप कैसे दे दीजिएगा? तो हम बार बार नहीं, मैं लोगों को यही कहती हूँ, बार बार किसी को मौका मत दीजिए। क्योंकि जब कोई आपके सामने दरवाज़ा पे आके कहता है ना मुझे एक मौका बस और दे दीजिए, इस बार कर दूंगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब वो एक मौका मांगने जो आए हैं ना, वो पीछे नहीं जा रहे, वो तो आगे ही जा रहे हैं। पीछे
आप 5 साल गए और दोबारा एक मौका और दीजिएगा ना तो 5 साल और पीछे जाइएगा। तो हर बार खोने को मौका मांगने वाले के पास खोने को कुछ नहीं होता है, खोने को जनता के पास होता है। अपना वक्त, कीमती वक्त, 5 साल, अपने बच्चों का भविष्य, युवाओं का रोजगार, मतलब ये जनता खोती है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं खोते हैं जो दोबारा मौका मांगने आते हैं। तो जनता को ये चीज़ सोच कर अपना मतदान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपके पिताजी को कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, हालांकि इस बात को एक्सेप्ट आपके पिताजी नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या लगता है, क्षेत्र में जा रही हैं, पिता का भी साथ रहा आपके साथ? मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है कि उनको कोई पार्टी से ऐसी सूचना आई है, क्योंकि 7 बजे सुबह से लेकर रात के 10-11 आप भी देख रहे हो, अभी मुझे आप मेरे गायघाट विधानसभा के अंतर्गत ही मिल रहे हो, बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी मेरे प्रचार का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। मेरे प्रचार का आप जाके जनता से पूछ सकते हैं। मेरे प्रचार का हिस्सा मेरी माता जी हैं, श्रीमती वीणा देवी जी, जो अगर मैं कहीं रहती हूँ तो फील्ड में दूसरी तरफ मेरी माता जी अपने पार्टी के कार्यभार जो उनको दिया गया है अन्य विधानसभा में जाने का, प्लस वैशाली लोकसभा के अंतर्गत भी सीट पे लड़ा जा रहा है लोजपा की तरफ से, वहाँ जाती हैं। उसके अलावा टाइम निकाल के गायघाट भी आती हैं। मेरे पिताजी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। और मैं हर इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि मेरे पिताजी की विचारधारा जेडीयू की विचारधारा से मिलती है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, खड़े थे, खड़े हैं। वो अपने इस लाइन से बिल्कुल स्पष्ट थे। जब मैं चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया तब भी वो स्पष्ट थे। मेरे पिताजी ने अभी नहीं, बचपन से मैट्रिक के बाद 10th के बाद क्या पढ़ना है, 12th के बाद क्या पढ़ना है, ग्रेजुएशन किस विषय में करना है, MBA करना है, फिर जॉब मुझे करना है, ये सब निर्णय मुझे उन्होंने अपने आप लेने दिया। कभी इन्फोर्स नहीं किया, कभी डाला नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है। कुछ क्या करना है, अपना लाइफ है, अपना करियर ऑप्शन चुन सकती हो। जॉब भी जब करने का निर्णय लिया था, कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लगी थी, तो अपने पिताजी को बताया था कि मैं प्लेसमेंट के लिए बैठ रही हूँ। फादर ने कहा कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो यू कैन गो फॉर इट, जाओ अगर आपको लगता है कि आपको इस करियर में जाना है। तो जब चुनाव लड़ने का भी, जब मैं जॉब भी क्विट किया था 2019 चुनाव के बाद, मैंने कहा नहीं, आई वांट टू वर्क हियर, मुझे समाज मतलब रहना है, लोगों के लिए काम करना है, सामाजिक सोशल वर्क की तरह काम करूंगी। तो पापा ने कहा ठीक है, ये भी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा लाइफ है, तुम कर सकती हो। जॉब क्विट भी अपने डिसीजन से किया और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खड़ी थी। लेकिन जब मुझे आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक ऑप्शन दिया कि आप चुनाव लड़ो, आपकी सोच अच्छी है, बिहार को आगे लेने, क्योंकि फंड सोशल वर्कर के हाथ में नहीं होता है, सामाजिक कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होता है। एक पावर जो फंड, अब मैं बार बार कहती हूँ, डेवलपमेंट कैसे, रोड कैसे बनाऊंगी, उसके लिए सरकारी फंड होना चाहिए ना। एक बुलंद आवाज़ कैसे उठाऊंगी, उसके लिए विधानसभा में बैठना चाहिए ना। तो उसके लिए दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन तब भी मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर तुम ये डिसीजन ले रही हो, तुम चुनाव लड़ने जा रही हो, तो मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं अलग पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, उनकी विचारधारा के साथ चलता हूँ। मैंने तब भी कहा था कि मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, आप उनके साथ रहिए, और बहुत खुश हूँ कि आप मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप मुझे अपना सोच के साथ आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने भी मीडिया के ही माध्यम से 1-2 लोग का फ़ोन आया था मेरे पास, पूछे थे, मैंने तब भी कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। मतलब मुझे तो इससे एक ही मैसेज मिला है बिहार आने के बाद, बिहार में घूमने के बाद, कि मतलब ये तो एक तरीके से मुझे जो लग रहा है कि तो तानाशाह हो गया। मतलब ये कहा जाता है कि मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी विचारधारा है। मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूँ और उनके साथ चलना चाहती हूँ? मैं कहाँ गलत हूँ अगर मैं भाजपा लोजपा के समर्थन में हूँ, उनके साथ चलना चाहती हूँ, मेरी सोच भाजपा लोजपा के साथ मिलती है, विचारधारा मिलती है? मैं कहाँ गलत हूँ? मेरी सोच है, मैं एक अलग से पर्सनैलिटी हूँ, इंडिविजुअल हूँ। लेकिन इसका, क्योंकि मेरी सोच हटकर है, इसका खामियाजा, इसका पनिशमेंट अगर मेरे पेरेंट्स को और इसका जो मतलब मेरे पापा को या मेरी मदर पे इसका कुछ आता है, मेरे फादर पे अगर कुछ आ रहा है, तो एक तरीके से ये तानाशाही हो गया कि एक तरीके से ये कहा जाता है कि नहीं, अगर आपको आना है तो मेरे विचारधारा से आइए, वरना नहीं आइए। ये तो बहुत गलत मैसेज जाएगा, लोगों के बीच गलत मैसेज जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो इस तरीके का भी मतलब कुछ ऐसा मैसेज दे। राजनीति है, काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम यही मुद्दा लेके आगे बढ़े, इसी बेसिस पे हमें रहना चाहिए। ये तानाशाह टाइप चीज़ जो होती है ना, कि आपको मतलब बेटी अलग लड़ रही है तो पिता को निष्कासित किया जाए या पिता पे उसका प्रभाव पड़े, ये बहुत गलत बात है। मतलब मैं
कुछ मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके लिए, बट आई डोंट थिंक सो ये सच न्यूज़ है, बिकॉज हमारे मतलब मैंने भी ये कुछ जानकारी नहीं है, मुझे ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है कि उनको पार्टी से ऐसा कुछ। एक अंतिम सवाल, लगातार अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले वादे दावे होते हैं, क्या आता है अक्सर लोग भूल जाते हैं चुनाव परिणाम के बाद, तो ऐसा उन श्रेणी में आप खड़ी दिख रही हैं क्या अपने आप? इसके बेसिस में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं अपने वादों और अपने संकल्प, अपनी सोच, अपने लक्ष्य के साथ आपके सामने आ रही हूँ। विश्वास जताइए, आप मुझ पे विश्वास कीजिएगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 5 साल आपके विश्वास का मैं सम्मान करूँगी, इतना काम करूँगी कि जो आप अपना मत मुझे दे रहे हैं, आप मुझ पर विश्वास जता के, उसका पश्चाताप आपको नहीं होगा, आपको गर्व ही होगा कि आपने सही उम्मीदवार को चुना है। लेकिन लोग को मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लोग को कहीं ना कहीं मेरे पे भरोसा है। इसका मैं आपको बताती हूँ क्लियर इसका एग्जाम्पल ये है कि मेरी माताजी पूर्व में गायघाट की विधायिका रह चुकी हैं 2010 से 2015, और जब वो 5 साल थीं तो वो लोगों के बीच थीं और लोगों के लिए डेवलपमेंट का बहुत काम किया। अभी भी आप गायघाट में घूमिएगा ना, अपने कैमरा के साथ, माइक के साथ घूम सकते हैं, देखिएगा अधिकांश सड़कों पे शिलान्यास देखने को मिलेगा, बहुत जगह पुल पुलिया का निर्माण में उनका नाम का शिलान्यास देखिएगा। बहुत गाँव, आज अभी भी मैं गांव से जस्ट आज भी घूम रही थी तो लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में भी ये सड़क आपकी मम्मी दी है। बिजली नहीं था आज़ादी के बाद, ऐसे मैंने अभी तक तो 10 से ऊपर गाँव में चली गई जहाँ आज़ादी के बाद बिजली नहीं था। 2010 में जब माता जी थी तब बिजली आई। तो अगर मेरी माता जी ने गाँव तक काम करने का काम किया तो इससे बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इसका मतलब कि वो जनता के बीच गई हैं, क्योंकि जो इंसान जनता के बीच जाएगा ना वही समझ पाएगा कि उस परिस्थिति में वहाँ पे उस गांव की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं किसी गांव में गई नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ बिजली की रिक्वायरमेंट है, कैसे पता चलेगा यहाँ सड़क की रिक्वायरमेंट है? तो इसका मतलब वो गई हैं। और लोग यहाँ तक कि कुछ तो लोग मुझे ये भी बताए हैं कि मेरी माताजी जब चुनाव हार गई थी 2015 में और 2017 में बाढ़ आया था, तो 2017 में उस बाढ़ के समय भी यहाँ के वर्तमान विधायक जी नहीं गए थे, मेरी माताजी ही घूम घूम के लोगों के बीच तत्पर थी। लगभग 2019 तक तो मतलब चुनाव से भी पहले तक वो गायघाट में लोगों के बीच, अब तो चुनाव का समय आ गया तो उसके बाद वैशाली में भी उनको अपना समय देना पड़ रहा है। तो लोग खुद कहते हैं कि मतलब सामने से कहते हैं कि आपकी माताजी आती थी, मुझे ये बोलते हैं कि आपकी माताजी जैसे आती थी और जैसे थी आप वैसे रहिएगा ना। मतलब ये मुझसे कन्फर्म कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ कि नहीं। मैं उनको कहती हूँ कि मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करूँगी। और ये बात ज़रूर अपने लाइन में या बोलती हूँ कि पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे कर्मठता के साथ गायघाट विधानसभा का विकास करने का काम करूँ। धन्यवाद। कोमल सिंह जी थी, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और आपको बता दें कि वीना सिंह की लड़की हुई, इनके पिताजी जो है जेडीयू के एमएलसी हैं, दिनेश सिंह नाम है उनका। हालांकि जेडीयू ने एक बड़ा कदम उठाया है कि इनके पिताजी माफ़ कीजिएगा दिनेश सिंह जी को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आरोप लगा है उन पर कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। वो जेडीयू में रहते हुए बतौर जेडीयू को सपोर्ट नहीं कर वो इस बार वो अपनी लड़की एलजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ी है गायघाट से, उनको सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर उनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बहरहाल फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।